हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रोटीन सिंथेसिस से। बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस तीन चीज का यूज करके होता है। 70S राइबोसोम, mRNA, tRNA। 70S राइबोसोम के पास दो सब यूनिट होता है, 30S राइबोसोमल सब यूनिट और 50S राइबोसोमल सब यूनिट। 50S सब यूनिट कंटेन करता है दो साइट, ए साइट और पी साइट। ए साइट मतलब एक्सेप्टर साइट होता है, पी साइट मतलब पेप्टिडाइल साइट होता है। तो इस डायग्राम में मैंने प्रोटीन सिंथेसिस का स्टेप आप देख सकते हैं और ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी समझ सकते हैं। तो जो अपना ऑलरेडी फॉर्म पेप्टाइड चेन होता है वो पी साइड से अटैच होता है। इस डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये ऑलरेडी फॉर्म पेप्टाइड चेन है जो कि पी साइड से अटैच है। फिर क्या होता है, हमारा जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए के पास क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होता है, एंटीकोडन होता है। तो टीआरएनए क्या करता है, एक अमीनो एसिड को ए साइड पे ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, एट साइड पे एक अमीनो एसिड आके ट्रांसपोर्ट हो गया। फिर क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है पेप्टाइड चेन और न्यूली अटैच अमीनो एसिड के बीच में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है। फिर क्या होता है, जो ऑलरेडी फॉर्म पेप्टाइड चेन होता है ना, वो शिफ्ट हो जाता है पी साइड से ए साइड में। ये वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं। क्यों शिफ्ट होता है, क्योंकि हमें क्या करना है, पेप्टाइड चेन का इलोंगेशन करना, और इलोंगेशन के लिए हमारा जो ए साइट है वो क्या कहते हैं, वो होना चाहिए, खाली रहना चाहिए। तभी हमारे जो टीआरएन है वो उस पे ए साइड पे क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा एक अमीनो एसिड। और फिर से क्या होगा, पेप्टाइड चेन और अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। और बॉन्ड फॉर्म होने के बाद क्या होगा, पी साइड से वापस से वो ए साइड पे ट्रांसलोकेट हो जाएगा। ठीक है। तो ये ट्रांसलोकेशन मतलब फिर क्या होगा, ये ट्रांसलोकेशन हमें ध्यान रखना है कि पेप्टाइड चेन का हो जाता है ए साइड से पी साइड में। ठीक है। राइबोसोम में वो मूव होते रहते हैं एमआरएनए के साथ में, ताकि हमारा नेक्स्ट कोडॉन एक्सपोज हो। और ये सारे स्टेप रिपीट होते रहते हैं तब तक जब तक एमआरएनए पे टर्मिनल कोडॉन ना आ जाए। इस पॉइंट पे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस हमारा स्टॉप हो जाता है। फिर इस टेबल में मैंने ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं, और वो ये प्रोटीन सिंथेसिस में कौन से स्टेप से किससे बाइंड होता है वो लिखा है, फिर और उन ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में लिखा हुआ है। तो हम वन बाय वन देखते हैं। अमीनो ग्लाइकोसाइड 70S और 50S सब यूनिट से बाइंड होते हैं, और उनके इंटरफेस से भी बाइंड होते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है अमीनो ग्लाइकोसाइड का, कि ये मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के इनिशिएशन को ही फ्रीज कर देगा। ठीक है। और पॉलीसम फॉर्मेशन में इंटरफेयर करेगा और mRNA कोड में मिसरीडिंग कर देगा। ठीक है। फिर सेकेंड ड्रग है टेट्रासाइक्लिन और ग्लाइसिसाइक्लिन। ये दोनों ड्रग है, ये 30S राइबोसोम से बाइंड होता है, और ये अमीनो एसिड टीआरएनए को इनहिबिट करता है, जो कि अटैच होता है ए साइड से, जो कि मतलब क्या करता है, अमीनो ग्रुप को ए साइड से अटैच करता है। ठीक है। अपना टीआरएनए क्या कर रहा था, एक नेक्स्ट अमीनो ग्रुप को क्या कर रहा था, ए साइड से अटैच कर रहा था। तभी जो पेप्टिडाइल चेन और जो अपना अमीनो अमीनो एसिड था उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। फिर थर्ड हमारा ड्रग है क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल 50S राइबोसोम से बाइंड होता है, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि इनहिबिट करता है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज को। ठीक है। पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज को इनहिबिट करता है। उससे क्या होता है, पेप्टिडाइल बॉन्ड के फॉर्मेशन का इनहिबिशन हो जाता है, मतलब बॉन्ड ही फॉर्म नहीं होता इन दोनों के बीच में, पेप्टिडाइल चेन और अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। फिर हमारा फोर्थ क्या है, मैक्रोलाइड, लिंकोजामाइड और स्ट्रेप्टोग्रामिन। ये तीनों ड्रग ये 50S राइबोसोम से बाइंड होते हैं, और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये ट्रांसलोकेशन मतलब पेप्टाइड चेन का ए साइड से पी साइड में ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट कर देता है, तब ट्रांसलोकेशन ही नहीं होगा। फिर है लिनेजोलिड। लिनेजोलिड क्या करता है, 50S राइबोसोम के 23S फ्रैक्शन से बाइंड होता है। ठीक है। और ये इनिशिएशन को इनिबिट कर देता है।
तो हमने अभी देख लिया प्रोटीन सिंथेसिस कैसे हो रहा था बैक्टीरिया में वो, और कौन कौन से ड्रग कौन कौन से स्टेप किस से बाइंड हो रहे थे और क्या एक्शन दे रहे थे ये देखा। अब हम क्या देखेंगे कि मतलब ये जो ड्रग है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, वो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कैसे क्लासिफाई हुआ है। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मॉडरेट स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम में डिवाइड हुआ है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कौन से ड्रग आते हैं, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन। मॉडरेट स्पेक्ट्रम में मैक्रोलाइट, कीटोलाइट्स आते हैं, और नैरो स्पेक्ट्रम में लिनकोजामाइड, स्टेप्टोग्रामिन और ऑक्साजोलिडिनॉन्स आते हैं। ये जो ड्रग है वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, और इनका जो एक्शन होता है वो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। ठीक है, सारे ड्रग का एक्शन क्या होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक, मतलब वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, ना कि किल करता है। किन दो दो को छोड़ के, अमीनोग्लाइकोसाइड और स्ट्रेप्टोग्रामिन को छोड़ के। अमीनोग्लाइकोसाइड और स्ट्रेप्टोग्रामिन क्या होता है, बैक्टीरियोसिडल ड्रग होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो अभी हम लोग एक एक ड्रग के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लोरामफेनिकोल से। तो क्लोरामफेनिकोल क्या करता है, 50s राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर ये 50s राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करेगा तो पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज का इनहिबिशन हो जाता है, जिससे हमारी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। क्लोरामफेनिकोल इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन से क्लोरामफेनिकोल को गुजरना पड़ता है, इसलिए, और यहाँ पे क्या होता है, हेपेटिक ग्लूक्यूरोनाइडेशन के वजह से जो क्लोरामफेनिकोल है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और ये जो क्लोरामफेनिकोल है वो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा, और इसके वाइड स्पेक्ट्रम के मतलब इसका वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी है। ठीक है, जो क्लोरामफेनिकोल का रेजिस्टेंस कैसे डेवलप हो गया है, क्योंकि ये एक एंजाइम है एसिटाइल ट्रांसफेरेज। इसके इनएक्टिवेशन मतलब ये क्या करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं, तो इसके फॉर्मेशन की वजह से ये जो क्लोरामफेनिकोल ड्रग है उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोरामफेनिकोल ड्रग ऑफ चॉइस है थायराइड फीवर के लिए, है नहीं था। इसके रेजिस्टेंस के डेवलपमेंट की वजह से अभी के टाइम पे सेफ्ट्रिएक्सोन और सिप्रोफ्लोक्सासिन लिया जा रहा है इस टाइम पे, क्योंकि अभी क्लोरामफेनिकोल का रेजिस्टेंस हो गया, इसलिए थायराइड फीवर में वर्क नहीं कर रहा, पहले लिया जाता था। और ये एक्टिव रहता है एनारोब्स के अगेंस्ट में, क्लोरामफेनिकोल, ये ध्यान रखना है। क्लोरामफेनिकोल की वजह से क्या होता है, सुपर इन्फेक्शन, डायरिया होता है, डोज डिपेंडेंट और रिवर्सिबल बोन मैरो सप्रेशन होता है, और इरिवर्सिबल माइलो सप्रेशन होता है। माइलो सप्रेशन भी एक ये बोन मैरो सप्रेशन ही है। इसमें क्या होता है कि ब्लड सेल के प्रोडक्शन का मतलब ब्लड सेल का प्रोडक्शन कम होने की वजह से हमारे बोन मैरो की एक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। नियोनेट्स और प्रीमेच्योर इन्फेंट जो होते हैं उसमें क्या होता है, हेपेटिक ग्लूक्यूरोनिल ट्रांसफेरेज की डेफिशिएंसी रहती है, उसकी वजह से क्या होता है, ये ग्लूक्यूरोनाइडेशन के बाद में किडनी में एक्सक्रीट होता है, और ये क्या होता है, बहुत सेंसिटिव हो जाता है इसकी टॉक्सिसिटी, मतलब इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। उन पेशेंट में क्या होता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता है उन पेशेंट्स को, उन मतलब प्रीमैच्योर इन्फेंट्स को। और इसको हम लोग कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, जैसे आरबीसी डिक्रीज हो गया, और साइनोसिस हो गया, कार्डियोवेस्कुलर कोलैप हो गया, इन सब से हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं कि ग्रे बेबी सिंड्रोम है। ठीक है, जिनको ये नहीं पता है कि ग्लूक्यूरोनाइडेशन क्या है, तो ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, ड्रग और दूसरे सब्सटेंस कंबाइन होते हैं ग्लूक्यूरोनिक एसिड से, और फॉर्म करते हैं वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, ताकि ये जल्दी से एक्सक्रीट हो जाए किडनी और बाइल में। और ग्लूक्यूरोनाइडेशन ये मतलब ड्रग मेटाबॉलिज्म का फेज 2 रिएक्शन है, तो ये ध्यान में रखना है। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।